फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ा है, जिसके कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हम उनको सोल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष है? तो मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। और भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 10वें अध्यक्ष कौन हैं? तो कौन है? अरुण कुमार मिश्र। 10वें आयोग के कौन है? अरुण कुमार मिश्र। और वर्तमान के कौन है? राम सुब्रमण्यम। और 3 जो मैंने बताए थे आपको कार्यवाहक जो अध्यक्ष बने थे, उनके नाम लिख के बताओ आप कमेंट में, फिर नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। निम्न पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों के सही उत्तर चुनिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो केवल भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। क्या सही है ये बात? और उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत जो भी पहले हो। ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्यों? राष्ट्रीय मानवाधिकारों का आयोग हमने पढ़ा था कि एक तो क्या तो मुख्य न्यायाधीश हो और या अन्य न्यायाधीश भी हो जो भी अध्यक्ष बन सकता है। और उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पर्यंत तक हो सकता है। तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो गया द। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार हमने पढ़ा था कि 3 वर्ष होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की किस तारीख से होती है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदाधिकारिणी ये तो 3 वर्ष और या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक। तो इसका आंसर द हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति के सदस्य कौन कौन होता है? तो एक तो प्रधानमंत्री, हमने पढ़ा था कि अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, एक लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है, और हाँ, और राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। इसको मैंने बार बार बोला, तो उपसभापति होता है, सभापति नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। और कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? तो मैंने बताया था कि जो भी अल्प हैं, पिछड़े हैं, महिला है, बाल है, दिव्यांगजन है, इनके सभी के अध्यक्ष जो होते हैं ना, इनका पदेन सदस्य होता है। अब देखते हैं इसमें से कौन सा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, विधि आयोग का नहीं, विधि आयोग नहीं पढ़ा था। अनुसूचित जाति जनजाति, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, दिव्यांगजन, ये सब के अध्यक्ष क्या होते हैं? इनके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसका आंसर ब। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक तो मानवाधिकार ही नहीं है। राज्य का वित्त आयोग, इसका उल्लेख है संविधान में, 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। लोकसभा का और केंद्र का वित्त आयोग, ये सब, ये मैंने गलत बोल दिया शायद, राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं, तो केंद्र वित्त आयोग का गठन 280 के तहत किया जाता है ना। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? मानव अधिकार संरक्षण के नियम में तो ये कब लागू हुआ था? कब प्रवर्तित? 23 सितंबर को, इस डेट या 28 सितंबर 1993 को। तो इसका आंसर ये होगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? एक तो मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, और राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा इसका। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? लोक सेवक की परिभाषा किस में दी गई है? धारा 2 में। किस में? धारा 2 में। दो के ढ में दी गई है ना, धारा 2 देखते हैं। लोक सेवक की परिभाषा किस में दी गई थी? 2 ड में। ठीक है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम सशस्त्र बल की परिभाषा में कौन कौन सा शामिल नहीं है? तो क्या कौन शामिल नहीं है? राज्य के सशस्त्र बल शामिल नहीं होते इसमें। थल सेना, नौसेना, वायुसेना के सब सशस्त्र बल शामिल होते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, 80, 180 और 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है। क्या समझा जाता है?
सिविल न्यायालय समझा जाता है। और सशस्त्र बलों के सदस्यों के द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वयं प्रेरणा से किसी की अर्जी की प्राप्ति पर स्वयं जांच करेगा। जांच करने हेतु पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर सकेगा। केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। तो क्या कर सकता है? केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानव अधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? देखो, इसके आंसर इसमें दिए हुए हैं, तो उसी में से मैं आपको देख के बता रही हूँ। ये मुझे भी इस तरह से इतना डिटेल में नहीं पता है इसका। तो सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानव अधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो इसका आता है दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानव अधिकारों में से नहीं है? तो कौन सा अधिकार है जो कि इसकी सूचीबद्ध नहीं है? निजता का अधिकार। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल कौन सा है? मानव होने के नाते मानव गरिमा पर प्रमुख बल ये है। और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था मानव अधिकारों को? 10 दिसंबर 1900। ये तो अपने को पता ही है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 6ठी 7वीं क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया? 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 30 हैं, क्योंकि इसमें बुक में भी दिया हुआ है। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से निम्नलिखित में से किस आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है? सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर, भ्रष्टाचार एवं संविधान का उल्लंघन, आचरण नियमों का उल्लंघन, सामान्य विधि का उल्लंघन। तो इसमें हमने पढ़ा था कि सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस चैनल को ग्रो करने में आपकी कमेंट करना, आपकी हेल्प की ज़रूरत है।